देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टॉपिक है, तो आज हम एकदम स्टूडेंट्स के नज़रिए से बात करेंगे, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से। हर एक पॉइंट समझाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन समझते हैं। बिल्कुल। और एक बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इंडिया का सुप्रीम लॉ है, मतलब सबसे ऊपर। इसके बिना तो कंट्री का सिस्टम ही नहीं चलेगा। जो भी रूल्स, प्रिंसिपल्स या गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इससे पहले ब्रिटिश रूल था, तो उनके बनाए हुए लॉज चलते थे। इंडियंस का अपना कोई कंट्रोल नहीं था गवर्नेंस पे। इंडिपेंडेंस के बाद एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत थी, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा और डाइवर्स कंट्री है। अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर्स। लीडर्स ने डिसाइड किया कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो यूनिटी, इक्वालिटी और जस्टिस सबको दे। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। इस असेंबली में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। असेंबली ने लगभग 3 साल तक मेहनत की, 1946 से 1949 तक। और सिर्फ अपने दिमाग से नहीं बनाया, उन्होंने दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस भी स्टडी किए। ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, सबसे बेस्ट आइडियाज लिए जो इंडियन सोसाइटी को सूट करते हैं। जब अडॉप्ट हुआ था, तब कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। अब अमेंडमेंट्स के बाद और भी ऐड हो गए हैं। अब एक एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रीएम्बल। इसको कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी बोलते हैं। प्रीएम्बल बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है जो बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन गोल्स और वैल्यूज क्या हैं। प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। चलो इन सब टर्म्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहला, सॉवरन, मतलब इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेता है। किसी भी फॉरेन पावर का इंटरफेरेंस नहीं। अपने लॉज, पॉलिसीज, फॉरेन रिलेशंस सब इंडिपेंडेंट हैं। दूसरा, सोशलिस्ट। इसका मतलब गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि रिच और पुअर के बीच का गैप कम हो, रिसोर्सेज और वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और वीकर सेक्शंस को सपोर्ट मिले। तीसरा, सेक्युलर, मतलब गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करती। सब रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी। सबको अपनी मर्जी से रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम है। चौथा, डेमोक्रेटिक, यानी लोग अपने लीडर्स खुद चूज करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू। सबको वोट देने का राइट है और हर वोट की वैल्यू बराबर है। पांचवा, रिपब्लिक, मतलब कंट्री का हेड, प्रेसिडेंट, इलेक्टेड होता है, इनहेरिटेड नहीं। कोई किंग या क्वीन नहीं, प्रेसिडेंट को लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। प्रीएम्बल में कुछ प्रोमिसेस भी हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, यूनिटी, इंटेग्रिटी। अब फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। सबसे पहला, ये दुनिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जब अडॉप्ट हुआ था तब 395 आर्टिकल्स थे। अब अमेंडमेंट्स के बाद और भी ज़्यादा हो गए हैं। और ये इतना लंबा क्यों है? क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर्स। इसलिए हर चीज़ डिटेल में लिखी गई है ताकि सब कवर हो जाए। दूसरा फीचर, फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी। दोनों के पास अपने अपने पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिवाइड किए गए हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, इंडिया का फेडरल सिस्टम थोड़ा यूनिक है। स्ट्रक्चर तो फेडरल है, लेकिन स्पिरिट में यूनिटरी है, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्पेशली इमरजेंसीज में। और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, जैसे यूके में होता है। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, लेकिन रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एक मेजर फीचर है। कोर्ट्स गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, सब सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसको कैंसिल भी कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स का ये तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन सब सिटीजन्स को 6 बेसिक राइट्स देता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस हैं, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ये एनफोर्सेबल नहीं है,
लेकिन गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाते वक्त इनको ध्यान में रखना पड़ता है। अमेंडमेंट प्रोसेस भी है। कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत पड़ने पर चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। कुछ पार्ट सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रोसेस से। एक और यूनिक फीचर, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, चाहे आप तमिलनाडु में हो या पंजाब में। यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, स्टेट और नेशनल, लेकिन इंडिया में सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज भी है। 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हर सिटीजन वोट दे सकता है, चाहे कोई भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर हो। इससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फेडरल इन स्ट्रक्चर, यूनिटरी इन स्पिरिट। मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों हैं, लेकिन सेंटर के पास ज्यादा पावर है। इमरजेंसी के टाइम पे तो सेंटर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, स्टेट लिस्ट पे भी लॉज बना सकता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नए स्टेट्स बना सकता है, बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, बिना स्टेट की फुल अप्रूवल के भी। और गवर्नर भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में। ये सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया गया था क्योंकि इंडिया इतना बड़ा और डाइवर्स है। यूनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इक्वल डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सब मेंटेन करने के लिए सेंटर को स्ट्रांग बनाना जरूरी था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। ये बॉडी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बनाई गई थी। 1946 में बनी थी, इंडिपेंडेंस से पहले। शुरू में 389 मेंबर्स थे, पार्टीशन के बाद 299 हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। असेंबली का मेन ऑब्जेक्टिव था एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो इंडिपेंडेंट इंडिया को गवर्न करे, सिटीजन्स के राइट्स डिफाइन करे और स्टेट के ड्यूटीज भी। असेंबली ने हर आर्टिकल पे डिटेल में डिस्कशन किया, हर व्यू पॉइंट को कंसिडर किया, चाहे सोशलिस्ट हो, लिबरल हो, नेशनलिस्ट हो, सबको। दूसरे कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ट आइडियाज लिए, लेकिन इंडियन नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई किया। और सेक्युलरिज्म भी इंश्योर किया। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, माइनॉरिटीज के राइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे। सेक्युलरिज्म इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। अगर सेक्युलरिज्म नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन, यूनिटी खत्म हो सकती थी। सेक्युलरिज्म से हार्मनी, ब्रदरहुड, इंडिविजुअल फ्रीडम और फेयर सोसाइटी बनती है। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेक्युलरिज्म को रेस्पेक्ट करें ताकि फ्रीडम, फेथ और फ्यूचर सेफ रहे। तो एक क्विक रिकैप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी, यूनिटी, इक्वालिटी, जस्टिस और पीस को मेंटेन करता है। इसको समझना और रिस्पेक्ट करना हर इंडियन का फर्ज है। और एग्जाम के लिए अगर आपको इंट्रोडक्शन, फीचर्स, प्रीएम्बल, फेडरल यूनिटरी स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या सेक्युलरिज्म पे कोई भी क्वेश्चन आए तो अब आप कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो। हर पॉइंट, हर एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। और एक डाउट हो तो एक बार प्रीएम्बल या फंडामेंटल राइट्स जरूर रिवाइज कर लेना, ये तो हर आंसर में काम आते हैं। और एक प्रो टिप दूं, आंसर लिखते वक्त एग्जाम्पल जरूर दो, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस, सिंगल सिटीजनशिप या सेक्युलरिज्म के रियल लाइफ इम्पैक्ट्स। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का बेस्ट तरीका है। तो आज के लिए बस इतना ही। कॉन्स्टिट्यूशन को समझो, रिस्पेक्ट करो और एग्जाम में धमाका करो। ऑल द बेस्ट और डेमोक्रेसी की शान बना के रखो।